कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि बायोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो केमिस्ट्री है या उनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। और हमने एक्चुअली जो है वो इस कोर्स का स्टार्ट इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन से किया था कि बायोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल पाथवेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोगों ने इन तीन चीजों को डिस्कस करना है कि हम कंपोजिशन भी देखेंगे, हम इसके अंदर रिएक्शंस भी देखेंगे और पाथवेज भी देखेंगे। लेकिन ऑब्वियसली रिएक्शंस और पाथवे को इन डिटेल हम बायोकेमिस्ट्री के कोर्स के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये मेन पैरामीटर हैं। इसके अलावा हमने ये चीज देखी थी कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं या बायोकेमिस्ट्री का कोर्स हम लोग ले रहे हैं तो ये कोर्स किस तरह से हमें जो है वो अफेक्ट करेगा या इसका हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, यानी मैनकाइंड को किस तरह से सर्व करेगा। तो हमने ये देखा था कि बिकॉज ऑफ दिस कोर्स या बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज की वजह से हम मोलेकुलर जेनेटिक्स को समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरह से मोलेकुलर लेवल पे आने वाला कोई चेंज, डीएनए या आरएनए के अंदर आने वाला कोई चेंज जो है वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन पाथवेज और कंपोजिशंस को पढ़ के हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक नॉर्मल सब्जेक्ट का जो पैटर्न है उसको हम डिजीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि अगर इस ऑर्गेनिज्म के इस एंजाइम में कोई म्यूटेशन आती है या उसकी ये प्रोटीन इफेक्ट होती है तो उसका इस पे ये इफेक्ट हो सकता है। जब तक हमें किसी नॉर्मल पर्सन की फिजियोलॉजी का आइडिया नहीं है हम उसको डिजीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फिर हमने ये चीज देखी थी कि इसी नॉलेज को, बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज को अगर हम देखें तो इसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस को भी स्टडी कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है डाइट में, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन्स या मिनरल्स अगर आप उनका इंटेक कम करते हैं या जरूरत से ज्यादा करते हैं तो वो आपकी बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, यानी एक न्यूट्रिएंट्स की जो सिग्निफिकेंस है हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं। We can also study the hormonal deficiencies कि अगर किसी पर्टिकुलर सिनेरियो या पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कोई खास किस्म का हार्मोन बनना जो है वो रुक जाता है बॉडी में या किसी हार्मोन की अमाउंट जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो उसका हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। इसको हमने इंसुलिन की एग्जांपल लेके स्टडी किया था कि बोथ द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एज वेल एज लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बॉडी के अंदर डेडली कंडीशंस कॉज कर सकती है, डायबिटीज या हाइपोग्लाइसेमिया क्रिएट कर सकती है। उसके बाद हमने देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी हम अपनी मर्जी की ट्रेड्स को प्लांट्स के अंदर या अपनी जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मैम जो हाइपोग्लाइसीमिया था वो इंसुलिन की एक्सेस से होता है? हाइपोग्लाइसीमिया इज एक्चुअली द लो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और ये आपकी जो है वो इंसुलिन की एक्सेसिव अमाउंट में होगा। ठीक है, हाई प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जी मैम। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि हम बायोकेमिस्ट्री का जो नॉलेज है इसको जब इंटीग्रेट करते हैं विद द बायोटेक्नोलॉजी, यानी हम जो है वो कोई इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, हम किसी क्रॉप की या किसी जो है वो वैसे जो प्लांट है उसकी ट्रेड्स को अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं या अगर उसको हम डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस चेंज करना चाहते हैं तो उसमें भी ये चीज जो है वो अप्लाई हो सकती है। अब यहाँ पे हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात की थी, ये पढ़ा था ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में बीटी कॉटन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कॉटन की वो वैरायटी है जिसमें आपने किसी बैक्टीरिया की जीन को इंसर्ट कराया है और उस जीन को इंसर्ट कराने का मकसद क्या था, बिकॉज आप उस कॉटन के अंदर जो है वो एक खास किस्म के पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लाना चाहते थे, बिकॉज वो पेस्ट नॉर्मल कंडीशन के अंदर उस क्रॉप को क्या कर रहा था। ओके बच्चों, अभी हम लोग लास्ट लेक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है या फिर हम लोग जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इस नॉलेज को अप्लाई करके जो है वो डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स को किस तरह से बना सकते हैं। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की मैं बात कर रही थी, मैंने एलएमएस के ऊपर एक डिस्कशन फोरम भी क्रिएट किया जिसमें इसके मुताबिक एक क्वेश्चन है कि आप लोग उस पर ये चीज बताओगे कि अभी तक पाकिस्तान ने कितने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं, स्पेसिफिकली आपने क्रॉप्स के बारे में बताना है। एक तो हमने बीटी कॉटन की बात की है ना, इस तरह से बाकी जितनी वैरायटीज हमारे कंट्री ने बनाई हैं
द इंफॉर्मेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन सा था और अभी तक पाकिस्तान ने कितने जीएमओस बना लिए हैं, ठीक है, याद रह जाएंगे, नहीं तो नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और वेस्ट रेमिडिएशन या एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस के हिसाब से बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा स्टडी किया था कि इस नॉलेज के थ्रू हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इंजाइम्स को अपनी मर्जी के टेम्परेचर या अपनी मर्जी की कंडीशंस के हिसाब से इंजाइम्स की इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और इस डिसिप्लिन को हमने कहा था कि दिस डिसिप्लिन इज स्पेसिफिकली कॉल्ड एज प्रोटीन इंजीनियरिंग। ऐसे ही है ना। आज का जो हमारा लेक्चर है इट विल बी अबाउट द फाउंडेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है तो हमने किन पैरामीटर्स या किन फाउंडेशंस की बेस पे पढ़ना है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने इस लेक्चर को स्टार्ट ही इस चीज से किया था कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमने लाइफ को स्टडी करना है, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उनकी कंपोजिशन, रिएक्शंस और पाथवेज हैं इसको टारगेट करना है। इट मींस कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन पैरामीटर्स या उन पॉइंट्स का पता होना चाहिए जिनके थ्रू हम लाइफ को जो है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट कर सकें। यानी अगर हम बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट से शुरू करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए कि किन ऑर्गेनिजम्स को हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहना है और फिर उन ऑर्गेनिजम्स की हमने केमिकल कंपोजिशन, उनके रिएक्शंस और पाथवेज को स्टडी करना है, ठीक है। तो आप लोग उन सब ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लास में जो है वो क्लासीफाई करोगे जिनके पास कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सारे वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ये नेचुरल टेंडेंसी है कि वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, वो जो है वो अपनी तरह की मल्टीपल जो कॉपीज हैं वो बना सकते हैं, ठीक है, जिनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फर्दर ट्रांसमिट हो सकती है, उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहली आपके पास जो है वो इनकी स्पेशलिटी या इनका फीचर क्या होगा कि दे कैन प्रोड्यूस एंड दे कैन इंक्रीज इन नंबर। उसके अलावा हम ये कहते हैं कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। लाइक अगर आपकी बॉडी के सेल्स हैं तो वो ग्लूकोज के अंदर ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज अवेलेबल है, ब्लड के अंदर कौन सा हार्मोन अवेलेबल है, इस सारी इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। विच मीन्स कि सारे वो सेल जो कि सिग्नल को समझते हैं, सिग्नल को पहले पिक करते हैं, उसके बाद उस सिग्नल को रीड करते हैं और उसके मुताबिक रिस्पॉन्स देते हैं, वो सारे के सारे सेल लिविंग सेल्स हैं, उन सब के अंदर लाइफ प्रेजेंट है। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि वो सारे के सारे सिस्टम्स जो कि किसी सिग्नल को सेंस कर सकते हैं, उसको ट्रांसड्यूस कर सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, उन सब सेल्स को हम कहते हैं कि दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। जितने लिविंग सेल्स होंगे वो एनर्जी के बगैर एक तो सरवाइव नहीं कर सकते और दूसरी बात ये है कि उनके सिस्टम्स के अंदर एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। शायद ये पॉइंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सोलर एनर्जी ये प्रोवाइड करता है अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू प्लांट्स, जिसको प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं और इस एनर्जी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इट मींस कि प्लांट्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं बिकॉज इनके अंदर वो सिस्टम्स प्रेजेंट हैं जिनके थ्रू ये एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स ग्लूकोज को एज अ फूड यूज करते हैं, उससे एटीपी बनाते हैं और एटीपी से फिर वो वर्क डन करते हैं। यानी एनिमल सेल्स भी इस एनर्जी को जो ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी की ट्रांसमिशन, उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके सिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा ये रेप्लिकेट करते हैं, दे कैन सेल्फ असेंबल एंड दे कैन रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट और इनके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस भी आते हैं, एवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं कि जो मटेरियल्स हैं, जो कंपाउंड्स इनके लिए यूजफुल हैं वो इनके अंदर परमानेंटली रह जाते हैं और जो इनके लिए जो वेस्ट हो जाते हैं वो ग्रेजुअल चेंज के थ्रू क्या होते जाते हैं, एलिमिनेट होते जाते हैं। सो इनके अंदर चेंजेस भी आते रहते हैं, ग्रेजुअल चेंज भी आते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज किन सेल्स की हैं, लिविंग सेल्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया और आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को समझा।
जिससे आपको ये चीज समझ में आई कि इन सारी प्रॉपर्टीज रखने वाले सेल्स को आप कहेंगे कि दीज आर लिविंग सेल्स, और आपने इन्हीं सेल्स के केमिकल कंपोजिशन, रिएक्शंस और पाथवेज को स्टडी करना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द डिफरेंट फाउंडेशंस जिनकी बेस पे हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना है। फाउंडेशंस का क्या मतलब है और इससे हमें बायोकेमिस्ट्री को समझने में क्या आसानी होगी ये देख लेते हैं। जब भी हम लाइफ की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लाइफ एक सेल से स्टार्ट हुई है। सेल इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मीन्स कि अगर आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझ लिया, आपने देख लिया कि इन प्रॉपर्टीज रखने वाले जो इन फीचर्स वाले जितने भी सिस्टम्स हैं उनको हमने लिविंग सिस्टम्स कहना है। इट मीन्स कि उनका जो बेसिक यूनिट है आप उससे स्टडी को स्टार्ट करो, और बेसिक यूनिट क्या होगा लाइफ का? बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट सेलुलर फाउंडेशन से करेंगे, बाकी फाउंडेशन को भी हम देखते हैं किस तरह से हमें हेल्प आउट करती हैं बायोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में, बट द फर्स्ट फाउंडेशन विल बी सेलुलर फाउंडेशन। सो द फर्स्ट फाउंडेशन इज सेलुलर फाउंडेशन। और अगर हम सेल को देखें तो हम बिल्कुल स्टार्ट में अगर लाइफ का जो ओरिजिन है वहां से अगर हम स्टार्ट करें तो हम लाइफ को सेलुलर फाउंडेशन की बेस पे 3 डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंपल फाउंडेशन एक आपके पास क्लास आ सकती है बैक्टीरिया की, दूसरी आपके पास आ सकती है यूकेरियोट्स की, और जो इंटरमीडिएट है ये आपके पास आएगी आर्किया। ये बिल्कुल मैं स्टार्ट जो आपके पास है स्टार्ट इसको डिस्कस करें कि आपके पास जो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स आप कितनी टाइप्स है सेल्स की, उनको अगर आप बिल्कुल उनकी जो बेसिक पॉइंट है उनकी बेस पे अगर सब क्लासिफाई करो तो आपके पास 3 डिफरेंट डोमेन्स हैं। लाइक हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा था कि हमने कंपोजिशन, रिएक्शंस और पाथवेज को डिस्कस करना है ना, तो हम कंपोजिशन की बेस पे अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो बेसिक क्लासेस हमारे पास आएंगी 3, बैक्टीरिया, यूकेरियोट्स एंड आर्किया। फर्दर इनके अंदर जो है वो डिवीजन वो भी हो सकती है, यानी इनिशियली आपने देखा कि लाइफ की ये प्रॉपर्टीज हैं और इन प्रॉपर्टीज की बेस पे आप सेल्स को स्टडी कर सकते हो। आपने उनको 3 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई किया, बट इट डजंट मीन कि जो बैक्टीरिया आपने एक क्लास के अंदर रखने हैं वो सारे के सारे सेम होंगे। इनके अंदर मजीद डाइवर्सिटी होगी। लाइक अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ये एक सिंगल डोमेन जो है इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। हम कुछ बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, कुछ बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। इसी तरह से आपको जो बाकी डोमेन्स हैं उनमें भी डिफरेंट फीचर्स की बेस पे आप उसको फर्दर क्या कर सकते हैं, सब क्लासिफाई कर सकते हैं। इट मींस कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारा डिसिप्लिन है इसमें डाइवर्सिटी आती है। अगर हम सिंपल एक फाउंडेशन की भी बात करते हैं तो उनमें केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन या केमिकल पाथवेज की बेस पे डाइवर्सिटी आ सकती है। अगर हम बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं कि बैक्टीरिया में किस तरह से हम इनको फर्दर डाइवर्सिटी जो है वो सब क्लासिफाई कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यूजुअली बैक्टीरिया सिस्टम के अंदर जो है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी कि इनके अंदर जो है वो उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स नहीं होते जिस तरह यूकेरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्टिल देयर आर वेरिएशंस और देयर आर डिफरेंसेस बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। लाइक अगर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आपके पास इन दोनों बैक्टीरिया के अंदर आप देखते हो कि आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट सॉरी जो लेयर है जो साइटोप्लाज्म के बिल्कुल ऊपर है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बायलेयर से मिलकर बनी हुई है। और इस लिपिड बायलेयर के अंदर मल्टीपल पोजीशन के ऊपर जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड हैं। ठीक है, ये पोर्शन है और यहाँ पे स्पोज मेम्ब्रेन एम्बेडेड। इधर भी ऐसे ही होगा कि आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके पास जो लिपिड बायलेयर है इसके सेंटर में जगह पे अब तो अगर आप देखो ये जो अगर आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सिस्टम है तो इसके लिए जो सेल मेम्ब्रेन की लेयर है उसको अगर आपको पॉलीसेकेराइड नजर आ रहा है तो हम कहते हैं कि दैट पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, वी ऑल नो
कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन बहुत डेलिकेट होती है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए या इन्वायरमेंटल जो हार्श कंडीशन है उससे बचाने के लिए इसके बाहर एक रिजिड जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। और इस सेल वॉल के अंदर मल्टीपल जो है वो कार्बोहाइड्रेट लेयर्स होती हैं और ये आपस में क्रॉस लिंक कर रही होती हैं विद द पेप्टाइड। दैट्स व्हाई हम इसको पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक हो गया। ग्राम नेगेटिव के केस में आपके पास देयर इज अ थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, लेकिन ग्राम पॉजिटिव जो सिस्टम है सो इस केस में आपके पास जो है there will be comparatively thick layer of पेप्टिडोग्लाइकन, यानी कंपोजिशन में डिफरेंस आ गया ना। बेशक ये एक क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन फर्दर जब आपने इनको पढ़ना शुरू किया, इनका जो आपने केमिकल कंपोजिशन है उसको एनालाइज करना शुरू किया, तो आपने देखा कि बैक्टीरिया में भी सब क्लासिफिकेशंस हैं। देयर आर सम बैक्टीरिया जिनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर है, एंड देयर आर सम बैक्टीरिया जिनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर प्रेजेंट है। फर्दर अगर आप देखें तो ग्राम नेगेटिव इस पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन जिसको हम इनलाइन यहां पे एडिशनल, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस किस जगह पे है, केमिकल कंपोजिशन। तो ये बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज से हमें पता चला कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सेल्स की केमिकल कंपोजिशंस को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि एक सेल दूसरे सेल से किस तरह से डिफरेंट है। कुछ माइंड में कोई फ्लो बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड आर्किया, बिकॉज हमने 3 डोमेन्स की बात की थी ना, बैक्टीरिया, आर्किया एंड देन यूकेरियोट्स। बैक्टीरिया में हमने देख लिया कि फर्दर जो है वो वेरिएशंस आती हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड आर्किया। आर्किया का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो मैं यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ऐसे रखती हूँ और इसके बिल्कुल पैरेलल में मैं आर्किया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर। आर्किया के केस में बेसिकली इसी तरह से आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से प्रोटीन्स हैं और उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है। और अगर आप पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर को देखो तो क्या ये थिक है या थिक है, थिक लेयर है या थिन लेयर है, ठीक है मैम। यस। सो इस केस में भी आपके पास जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरह सेल मेम्ब्रेन से बाहर देयर इज अ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। और उसी तरह उसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो इसका स्ट्रक्चर तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसा लग रहा है, लेकिन स्टिल देयर आर डिफरेंस। अब डिफरेंस किस जगह पे आएगा, इस केस में जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन है इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है और इसको हम कहते हैं दिस इज ट्रू पेप्टिडोग्लाइकन, जबकि इस केस में पेप्टिडोग्लाइकन की जो कंपोजिशन है इट इज सूडो पेप्टिडोग्लाइकन। ये ट्रू पेप्टिडोग्लाइकन क्या है और सूडो पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, फॉल्स। यानी ये पेप्टिडोग्लाइकन के यहाँ पे जो बिल्डिंग ब्लॉक है, इनके जो मोनोमर्स है वो डिफरेंट। आपकी जो बैक्टीरिया के अंदर ट्रू पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन and N-acetyl ग्लूरामिनेज। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है उसके अंदर N-acetyl ग्लूकोजामीन और N-acetyl ग्लूरामिक एसिड प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे आपस में लिंक अप हुए हुए हैं विद द ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। लेकिन आपके पास जो आर्किया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन है इसमें इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इसकी कंपोजिशन का डिफरेंस आएगा। पेप्टिडोग्लाइकन तो होगी लेकिन उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो वाले नहीं होंगे जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। इट मींस कि कुछ हद तक वेरिएशन आई ना, और ये वेरिएशन हमें कब पता चली, जब हमने इनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया, जब हमने इनको कंपेयर किया। सो बैक्टीरिया के बाद आर्किया एंड देन वी हैव यूकेरियोट्स। और यूकेरियोट्स में आप जानते हैं कि देयर आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट्स, जिनमें आपके पास स्पेशलाइज्ड किस्म के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, और इसमें आपका जो हर सेल है वो एक खास किस्म का फॉर्म करता है, यानी यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अप्लाई होता है। तो ये क्या चीज,
बिल्कुल, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो एक ही तरह की होगी, लेकिन आपके पास जो है आर्किया की वो डिफरेंट होगी। अब हम ये देखते हैं कि हम फर्दर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या सेल्स को, अभी हम सेल्स की बात करें ना, हम सेलुलर फाउंडेशन की बात करें, ये सेल्स बेसिकली एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। और अगर हम सेलुलर फाउंडेशन की बात करें तो हमारे पास जो सेल्स हैं हमको हमने 3 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर अभी स्टडी किया है, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरियोट्स। और हमने ये चीज देखी है कि इन तीनों जो आपके पास कैटेगरीज हैं इनमें फर्दर सब क्लासिफिकेशन भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशन इन द कंपोजिशन, वेरिएशन इन द रिएक्शन। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो हम रिएक्शन या केमिकल पाथवेज या केमिकल मशीनरी की बेस पे इन सेल्स को सब क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेल ऐसा है जिसके अंदर ऐसी मशीनरी प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये अपनी फूड को खुद बना सकता है, तो हम उसे कहेंगे कि दिस इज ऑटोट्रॉफिक सेल, बिकॉज ये सेल्फ सफिशिएंट है, ये अपनी फूड को खुद बना सकता है। दूसरी तरफ आपके पास कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके पास ये एबिलिटी नहीं होती, ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, बल्कि अल्टीमेटली ये ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। सो जो फूड ऑटोट्रॉफ्स बनाएंगे वो इसको सेव भी करते जाएंगे और इस सेफ फूड मॉलिक्यूल्स को फर्दर जो है वो वाले ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेंगे जिनके पास ये एबिलिटी नहीं है। सो ये वाली क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल पाथवे। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक मशीनरी अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से वो रिएक्शंस नहीं थे, वो पाथवेज नहीं थे जो कि ग्लूकोज को बनाने में इन्वॉल्व। जबकि बाकी सारे सेल्स जिनमें ये रिएक्शंस पाथवेज अवेलेबल हैं दे आर सेल्फ सफिशिएंट। पहले ये देख लेते हैं कि केमिकल फाउंडेशन को स्टडी करना क्यों जरूरी है। ऑब्वियसली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो मेजर कंपाउंड्स हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ही है ना? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए ये किन एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, यानी हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, और ये सारे बायोमोलिक्यूल्स एक खास किस्म के फंक्शन में इन्वॉल्व हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से केमिकल्स से कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड, बिकॉज जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हमें उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स भी देखते हैं। अगर वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंथेसाइज नहीं हो सकते। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट केमिकल्स इन द बॉडी, हम केमिकल्स को दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी आपके पास आ जाती है बल्क एलिमेंट्स की और दूसरी कैटेगरी आपके पास आ जाती है ट्रेस एलिमेंट्स। इनको आप मेजर या माइनर एलिमेंट्स भी कह सकते हो, जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको मेजर अमाउंट में या मेजर क्वांटिटी में चाहिए या फिर माइनर क्वांटिटी में चाहिए। यूजुअली हम लोग जब एसएससी में पढ़ते थे तो हम लोग बल्क या मेजर एलिमेंट्स में सिर्फ 6 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते थे कि हमारी बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। दैट्स व्हाई हम इनको मेजर एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन अगर आप स्लाइड्स को थोड़ा सा फोकस करें तो इधर कुछ एडिशनल एलिमेंट्स हैं जिनको बल्क एलिमेंट की कैटेगरी में रखा हुआ है, ऐसे ही है ना? इसमें आपके पास पोटेशियम भी आ जाता है, कैल्शियम भी आ जाता है, सोडियम भी आ जाता है, कैलोरीन भी आ जाता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों से कहा था कि जब आप लोगों ने पढ़ना है तो हर चीज के साथ जो है ये देख रहे हैं ये बल्क, अगर ये बल्क एलिमेंट्स हैं इसको हम क्लियर करना चाहते हैं तो आपने ये क्वेश्चन पहले क्लियर करना है कि व्हाई दे आर रिक्वायर्ड इन ह्यूज अमाउंट। इनको बल्क एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, ये ज्यादा क्वांटिटी में क्यों रिक्वायर्ड है बॉडी। ओके, इस चीज को देख लेते हैं। वी ऑल नो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करने वाली चीज कौन सी है? वाटर सबसे ज्यादा अबंडेंट, उसके बाद प्रोटीन्स आ जाते हैं बिकॉज हमारा जो मसल मैस है उसमें ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन्स आते हैं। देन वी हैव द अमाउंट ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। सो अगर आप वाटर की बात करते हो तो वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हो और कार्बोहाइड्रेट्स में मैं ग्लूकोज की एग्जांपल देती हूँ, तो ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड और इसकी भी अगर आप
केमिकल कंपोजिशन देखो तो इसमें आपको कौन कौन से एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं? कार्बन, मैम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड रिपीट होते जाते हैं, उनमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और उसके बाद वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर हम किसी एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो अमाइनो एसिड में एक तरफ आपके पास अमाइनो ग्रुप है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक तरफ आपके पास हाइड्रोजन है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगर ये एलानिन है, डेफिनेटली इधर आर ग्रुप होता है जो कि वेरिएबल होता है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। सो अगर आप इस अमाइनो एसिड की कंपोजिशन देखें तो इसमें यू हैव कार्बन एटम, यू हैव हाइड्रोजन, इसको मैं दोबारा से कर रही हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और देयर आर 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जिनके अंदर सल्फर भी प्रेजेंट। सो इट मींस कि हमारी बॉडी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमें इन एलिमेंट्स की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। अगर आपकी बॉडी के अंदर देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, तो हर सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स हैं और लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स इंटरैक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि आपको ट्रिलियंस ऑफ प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड है और उन ट्रिलियंस ऑफ प्रोटीन्स को बनाने के लिए आपको बहुत से अमाइनो एसिड्स भी रिक्वायर्ड है। तो अमाइनो एसिड तब तक नहीं बनेंगे जब तक आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। So because of the huge contribution of these biomolecules in making the different membranes in different proteins and some other parts of the cells, ये हमारी बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, इन एलिमेंट्स की तो समझ आ गई। फास्फोरस जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, सल्फर अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स लिखे हैं, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड क्लोरीन, आपके ख्याल में इन्हें मेजर एलिमेंट्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यूजुअली हम इन 6 एलिमेंट्स को कहते हैं कि दीस आर द मेजर एलिमेंट्स। ये फर्स्ट टाइम है कि हम इनको भी मेजर एलिमेंट्स कहते हैं। ये मेजर एलिमेंट्स क्यों होंगे आपके ख्याल में? मैम ये जो क्लोरीन और पोटेशियम है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, ये आपकी मेम्ब्रेन से दरमियान कम्युनिकेशन का काम करते हैं। आप लोगों ने एफएससी के अंदर एक पॉइंट पढ़ा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम रिलीज होता है और उसकी प्रेजेंस में ही जो है वो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। इट मींस कि आपके ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे बताए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे बॉडी के अंदर एक तो जो कम्युनिकेशन है, जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है, उसको फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा ये प्लाज्मा के अंदर एज एन इलेक्ट्रोलाइट भी एक्ट करते हैं। क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है। सो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास ये जो बल्क एलिमेंट्स हैं या जो मेजर एलिमेंट्स हैं, ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और ये मेजर एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे? ओके ओके, आप मुझे ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं? लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और इनको या इनका क्वांटिटी चाहिए होता है। आप ये जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं एंड व्हाई दे आर रिक्वायर्ड इन द लोअर क्वांटिटी इन बॉडी। एनी आइडिया? ये यूजुअली आपके पास जो है कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं बिकॉज ये आपकी बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को नहीं बना रहे। ये नॉर्मली एंजाइम्स की या तो एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होते हैं या फिर ये किसी प्रोटीन के प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे ये एंजाइम्स के कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से अगर आप जिंक की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जिनकी एक्टिव साइट के ऊपर जिंक सेंटर प्रेजेंट होता है। और अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं
तो ये मैग्नीशियम भी जो है ये आपके सेल के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स के कोफैक्टर के तौर पर वर्क करता है। जैसे शायद मैंने लास्ट लेक्चर में हेक्सोकाइनेज की एग्जांपल दी थी ना, उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि आपकी बॉडी के अंदर जो मेजर कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डाइजेशन या उनके जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवेज हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं यूजुअली ये इन विटामिन्स और मिनरल्स को एज अ कोफैक्टर यूज करते हैं। सो इनकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम रिक्वायर्ड होती है। क्लियर हो गया? पहले हमने सेलुलर फाउंडेशन क्लियर की, फिर हमने केमिकल फाउंडेशन में ये देखा कि कौन कौन से केमिकल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बल्क क्वांटिटी में प्रेजेंट है और कौन कौन से केमिकल्स जो है वो ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या ये एलिमेंट्स, ये तो हमने कुछ हद तक पहले भी देख लिया कि ये एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। लाइक बॉडी में ये नहीं होगा कि हाइड्रोजन अकेला पड़ा होगा, बल्कि हाइड्रोजन हमेशा या तो वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर ये हाइड्रोजन अमाइनो एसिड्स में अटैच होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा या आर चेन के साथ अटैच होगा। व्हिच मींस कि अगर आपने इन एलिमेंट्स को, इन बल्क एलिमेंट्स को फर्दर स्टडी करना है तो आपने उन कंपाउंड्स को देखना है, उन बायोमॉलिक्यूल्स को देखना है जिनके अंदर ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आप एक लिविंग सेल का एक जनरल जो आपके पास जो है चार्ट अवेलेबल है कि कौन कौन सा कंपाउंड किस किस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, इसको माइंड में रखते हुए हम लोग जो है वो आगे मूव करेंगे। और फर्स्ट टाइम ऑल दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद में फर्स्ट चैप्टर के बाद आपका सेकंड चैप्टर होगा इट विल बी अबाउट दैट प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स। इनको हम वन बाय वन इनके डिफरेंट फीचर्स जो है उनको स्टडी करेंगे। हमारा मेन कंसर्न इस कोर्स का जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स के साथ होगा और डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे वाली क्लासेस में मूव करेंगे तो हम सारे बायोमॉलिक्यूल्स के जो है स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, किस तरह से हम ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर लिखते हैं, कैसे हम उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अभी चूंकि ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप लोग इन 4 टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स की 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप समझ लो या इनको याद कर लो, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आगे आप लोगों ने बार बार पढ़ना है। लाइक आपके पास अगर कार्बोहाइड्रेट्स है, दूसरी तरफ आपके पास प्रोटीन्स हैं, देन यू हैव लिपिड्स एंड लास्ट में क्या चीज है, न्यूक्लिक एसिड। सो इन 4 टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स में कौन से मोनोमर्स प्रेजेंट है, यानी पहला पॉइंट आपने क्लियर करना है उनके मोनोमर्स क्या है। फिर आपने देखना है कि किस किस्म का लिंकेज इनमें प्रेजेंट होगा, कौन सा बॉन्ड होगा जो कि इन मोनोमर्स को आपस में कंबाइन करेगा और अल्टीमेटली जब ये मोनोमर्स कंबाइन होंगे तो उनसे कौन से पॉलीमर्स बनेंगे, इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म क्या होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या चीज कहना चाह रही हूँ कि आप 4 टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को जब पढ़ोगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं या न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो आपने इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है कि यू आर डीलिंग विद द मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, monomers of proteins, monomers of lipids and monomers of nucleic acid, and you are dealing with the linkages as well as the polymers. So next आपका जो पॉइंट है इससे बात करते हैं लिपिड्स की स्पेसिफिकली या कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोमर्स आपके ख्याल में क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट की मोनोमेरिक फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे यहाँ पे मैं पहले वैसे लिपिड से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज़ ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग पहले लिपिड से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ये जो 4 टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनमें ये 3 to 4 पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस चीज को देखने लगे हैं, किस मॉलिक्यूल को टारगेट करने लगे हैं? लिपिड। पहली चीज आपने देखनी है कि लिपिड्स के अंदर मोनोमर्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके दरमियान लिपिड्स डेवलप होगा तो आपके पास लिपिड बने। सो लिपिड्स के केस में वो यूजुअली है ग्लिसरॉल एज वेल एज फैटी एसिड्स।
यानी ये आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके दरमियान बॉन्ड बनेगा और ये अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होंगे, लिपिड्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लिपिड्स में मोनोमर्स क्या हैं और किस लिंकेज के थ्रू ये पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओगे कि इन द केस ऑफ लिपिड्स वी हैव टू मोनोमेरिक फॉर्म, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो ग्लिसरॉल इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अल्कोहल, लेकिन ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। यूजुअली हम कहते हैं कि अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH, यानी अल्कोहल के अंदर फंक्शनल ग्रुप OH या हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये जो हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप है ये अल्काइल चेन के साथ यूजुअली प्रेजेंट होता है, जिसमें मिथाइल इथाइल या कोई भी जो है वो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जबकि ग्लिसरॉल आपके पास ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? और बाकी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिकॉज़ कार्बन यूजुअली 4 बॉन्ड्स बनाता है, उस कंडीशन में क्या डिफरेंस होगी, हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? ये आपके पास किस चीज का स्ट्रक्चर है, लेकिन लिपिड्स में सिर्फ ग्लिसरॉल ही मोनोमर नहीं है, ग्लिसरॉल के अलावा एक और चीज भी है उसको नाम है फैटी एसिड। फैटी एसिड का जनरल फार्मूला देख लेते हैं। फैटी एसिड का जनरल फार्मूला है RCOOH, यानी आपके पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप किसी R चेन के साथ प्रेजेंट होता है तो आप इसको कहते हैं कि दिस इज द एसिड, फैटी एसिड, बिकॉज़ अल्काइल चेन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट। अब ये अल्काइल चेन जो है इसमें मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इसमें इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द अल्काइल ग्रुप आप इसको फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई 5 कार्बन या 6 कार्बन का कैरिक फैटी एसिड लिखती हूँ तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 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 COOH, ऐसे ही होगा ना, बिकॉज ये वाला पूरे का पूरा पोर्शन आपके पास R चेन है और इसके एंड पे एक अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। इट मींस कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फैटी एसिड। अब आपके पास ग्लिसरॉल के अंदर जो एक्टिव ग्रुप है, एक्टिव ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होगा जो कि इस बायोमॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में लिंक अप होगा। लाइक ग्लिसरॉल का कौन सा ग्रुप फैटी एसिड की किस ग्रुप के साथ किस किस्म का बॉन्ड बनाएगा। सो फैटी एसिड में आपको जो एक्टिव ग्रुप्स हैं वो ये कार्बोक्सिल, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं, जबकि आपका जो फैटी एसिड है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ये एक्टिव ग्रुप है। अब इनके दरमियान लिंकेज बनाने के लिए मैं जो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बॉन्ड बनेगा किस तरह से। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा इन्वर्ट करती हूँ और मैं इस तरह से लिख लेती हूँ CH3 CH2 CH2, कितने कार्बन एटम्स है, क्या इस स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखा जा सकता है, 5 ठीक है मैम 5 कार्बन एटम्स जी, 5 लिख लिया मैंने। तो इस केस में आपके पास एक्टिव ग्रुप ग्लिसरॉल का हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और फैटी एसिड में आपका एक्टिव ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अब इनके दरमियान यूजुअली कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास जो है एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा और इस वाटर मॉलिक्यूल के लिए जो रिक्वायर्ड ग्रुप्स हैं उनको ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स इकट्ठे रिलीज करेंगे। अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तो आपका ये वाला जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, ऐसे ही होगा ना। तो आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ग्लिसरॉल, फ्रॉम द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फैटी एसिड, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन और आपका ये जो ग्लिसरॉल है इसकी फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर एक फैटी एसिड बन। इस ग्लिसरॉल को हम कहते हैं मोनो असाइल ग्लिसरॉल। ट्राई नहीं है, ट्राई तब होगा जब तीनों पोजीशन पे लगेगा। मोनो मींस सिंगल ग्रुप, ठीक है। असाइल की फैटी एसिड, एक फैटी एसिड अटैच हो गया किसके ऊपर,
ग्लिसरॉल के ऊपर, लेकिन अभी भी दो पोजीशन रहती हैं जहाँ पे मजीद दो फैटी एसिड अटैच, लाइक अगर एक और फैटी एसिड यहाँ पे आकर अटैच होता है तो आपके पास ड्राई असाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा, और अगर तीनों पोजीशंस पे फैटी एसिड अटैच होंगे तो ये ड्राई असाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। और इन ड्राई असाइल ग्लिसरॉल्स को समटाइम्स हम ट्राई ईस्टर्स भी कहते हैं, बिकॉज इसमें 3 ईस्टर लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। आप ईस्टर लिंकेज क्या होता है, यहाँ से हमें ये चीज भी कंक्लूड की कि जब भी कोई अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ लिंक करता है वाया कंडेंसेशन रिएक्शन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड। ये चीज मुझे दोबारा नहीं बतानी पड़े क्योंकि काफी जगहों पे हम पढ़ेंगे शायद बायोकेमिस्ट्री में भी कि दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज एन ईस्टर बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के दरमियान बॉन्ड बन रहा है तो दिस बॉन्ड इज स्पेसिफिकली द ईस्टर बॉन्ड और ईस्टर लिंकेज। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया? इस चीज को अगर आप यहाँ इस स्लाइड पर आप देखो तो आप ये चीज कंक्लूड कर सकते हो कि आपने लिपिड्स के जो मोनोमेरिक फॉर्म्स हैं वो भी देख लिए, ठीक है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, इनके दरमियान कंडेंसेशन के बाद जो पॉलीमेरिक फॉर्म बनेगी वो भी देख ली, ट्राइएसाइड, और इसमें जो लिंकेज है आपने वो भी देख लिया कि यहाँ पे आपके पास 3 पोजीशन के ऊपर क्लासेस बनेगी ईस्टर बॉन्ड। इसमें कोई कंफ्यूजन? अल्फा ग्रुप आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं? जी बच्चों जो ऑनलाइन है समझ आ रहे हैं? यस मैम, समझ आ रही है। मैम समझ आ गई। मैम समझ आ गई मैम। समझ आ रही है? The next biomolecule is proteins. अगर लिपिड्स क्लियर हो गए तो हम सेकंड कैटेगरी हो सकता है। ये हम आगे बढ़ेंगे जैसे आप लोग यहाँ हाँ लिपिड्स वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि अगर तीनों पोजीशंस के ऊपर सेम फैटी एसिड अटैच होता है तो उसे हम सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसराइड कहते हैं, और अगर डिफरेंट होते हैं तो वो मिक्स ट्राइएसाइल ग्लिसराइड होते हैं। ये चीज हम लिपिड्स वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन्स क्या है और प्रोटीन्स में कौन से मोनोमर है, कौन सा लिंकेज है, पॉलीमेरिक फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सेकंड फॉर्म या सेकंड बायोमोलिक्यूल प्रोटीन्स। इसमें हम वाटर इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम लोग अभी इसको कंसीडर नहीं कर रहे, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और ये चीजें अभी आपके स्ट्रक्चर वगैरह याद नहीं कर रहे, छोटे छोटे अगर ग्लिसरॉल का समझ में आ गया, फैटी एसिड का समझ में आ गया तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। लेकिन आगे जैसे अभी मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूंगी या मैं जो है कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर की बात करूंगी, ग्लूकोज वगैरह, तो ये पहले मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। अभी आप चाहे बगैर विदाउट स्ट्रक्चर इन चीजों को देखें, सिर्फ आप लिंकेजेस, मोनोमर्स और पॉलीमर्स को मेमोराइज कर लें ताकि ग्रेजुअली हम लोग मूव करें ना सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। पहले हमें देखना है सॉरी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अंदर मोनोमर्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और इसमें कौन सा लिंकेज होगा और किस तरह से ये पॉलीमराइज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सपोज दिस इज अमाइनो एसिड, तो आपके पास अमाइनो एसिड मैं यहाँ पे 3 या 4 अमाइनो एसिड्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास जो एक अमाइनो एसिड है उसमें अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, इसके अलावा हाइड्रोजन और 4th पोजीशन पे R चेन होती है, ठीक है। R चेन जो है ये डिफर करेगी और इसकी बेस पे हम अमाइनो एसिड को, एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इन ग्रुप्स को जो है अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रेड कलर में इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की है और अमाइनो ग्रुप को मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ बिकॉज ये वो ग्रुप्स हैं जिनके दरमियान मैंने बॉन्ड बनाना है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने से मेरे लिए थोड़ी आसानी होती है, ठीक है। इसी तरह से अब अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करते हैं तो अमाइनो ग्रुप में एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में
दिस वन OH ग्रुप और यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप और इधर आपके पास अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। बाकी पोजीशन के ऊपर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं या R ग्रुप लगा देते हैं। हमें R ग्रुप की जगह यहाँ पे कोई और ग्रुप नहीं लिखते बिकॉज उसकी वजह से हमें अमाइनो एसिड्स को फर्दर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ लिंकेज, अभी ये अमाइनो एसिड लिंक्ड नहीं है, ठीक है, इनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं। आपके पास टोटल कितने अमाइनो एसिड हैं? 4 अमाइनो एसिड हैं। अमाइनो एसिड नंबर 1, अमाइनो एसिड 2, 3 एंड 4। चारों अमाइनो एसिड में एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोजन और R। अब अमाइनो एसिड्स के केस में एक्टिव ग्रुप्स कौन से हैं? एक्टिव ग्रुप्स मैं उन ग्रुप्स को कहती हूं जिन्होंने बॉन्ड बनाया। लिपिड्स में हमने देखा कि ग्लिसरॉल का हाइड्रोक्साइल ग्रुप और फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जहां ये एक्टिव ग्रुप्स है बिकॉज़ ये रिएक्ट कर रहे थे और तीसरे बॉन्ड बना रहे हैं। अमाइनो एसिड्स के केस में आपके पास एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अगेन इस अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और नेक्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां तक बॉन्ड बन जाए। इसको अगर आप अप्लाई करें इसमें कंडेंसेशन वाला तो आप लोग देखोगे कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से जो है सॉरी हाइड्रोक्साइड ग्रुप और हाइड्रोजन इनकी फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और पीछे ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजन के साथ। इसी तरह आपके पास ये वाला जो अमाइनो एसिड है इसका OH ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन और जो यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज यहाँ से इसका भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन की वैलेंसी भी डिस्टर्ब हो रही है। दोनों में एक एक बॉन्ड बनाने का पोटेंशियल है तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अगेन यहाँ पे भी आपके पास इन ग्रुप्स की रिमूवल के बाद जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो एक पॉइंट तो हमने ये देखा कि अमाइनो एसिड्स में एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप कंडेंस करता है या उसकी कंडेंसेशन होती है विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड और आपके पास रिजल्टिंग जो बॉन्ड बनता है C and N बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड। अब यहाँ से मैं इस चीज को रब करके जो है बॉन्ड बनाऊंगी और उसके बाद हम इसमें से कुछ और इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस इज अ टेट्रापेप्टाइड। क्वेश्चन हमने ये निकाली कि जब 4 अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे? 3। इट मींस कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स n, ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होंगे? n-1। 4 अमाइनो एसिड्स हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे? 3। इसके अलावा एक और पॉइंट हम देख रहे हैं कि जब अमाइनो एसिड्स कंबाइन करते हैं, चेन इलोंगेट करती है तो हमेशा आपके पास एक पोजीशन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री रह जाता है और एक पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप फ्री रह जाता है बिकॉज ऑफ चेन इलोंगेशन रुक गई। ठीक है, तो प्रोटीन का वो एंड जहां पे एक फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं एंड टर्मिनस, और वो एंड जहां पे एक फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? सी टर्मिनस या सी टर्मिनल। ठीक है, प्रोटीन का सी एंड कौन सा है और एन एंड कौन सा है ये आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो प्रोटीन्स ये अभी आपके पास मैं एक लीनियर फॉर्म बता रही हूँ लेकिन ऑब्वियसली जब हम प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन बाद में फोल्ड होगी, अल्फा हेलिक्स बनाएगी, बीटा शीट्स बनाएगी और ये ग्लोब्यूलर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो पहले इस तरह से ये आपस में लिंक करेंगे, उसके बाद इनके जो R ग्रुप्स है ना ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके फोल्ड भी कर सकते हैं। अभी मैंने ये सिंपल आप लोगों को